हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री के करने वाले हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BHU या JNU किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की एमए हिस्ट्री के लिए तैयारियां कर रहे हैं तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप इसी तरीके से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लाइक शेयर करना। ऐसे मैंने बहुत सी वर्ल्ड हिस्ट्री की ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने सारे प्लेलिस्ट की, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो आप चैनल पे जाकर के सारे प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इन विच ईयर डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल स्टार्ट एंड व्हेन वाज इट कंप्लीटेड। जो सुएज नहर का निर्माण हुआ था वो कौन से साल में हुआ था और कब हुआ था, आपको ये बताना है। आपके ईयर यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अगर आप लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा कि जो आप लोगों का सुएज कैनाल स्टार्ट है वो कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था और कब कंप्लीट हुआ था, वो आपको बताना है। साथ ही साथ स्टूडेंट आप लोगों को जब तक मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ आपको कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना है, ताकि ये आप लोगों की एक प्रैक्टिस चलती रहे। ठीक है, ताकि वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं टेस्ट भी अगर आप लोग कहेंगे तो ही मैं उसके टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस चलाऊंगी, क्योंकि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने भी चाहिए। लेकिन मैं उससे पहले पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा सकूँ। लेकिन उसके लिए आपको पहले बहुत सारी प्रैक्टिस कर लो। देन अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के भी जैसे मैं अभी 50 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज लेके आई थी, ऐसे मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के भी लेकर आऊँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो जल्दी से बताओ कि जो सुएज कैनाल कब स्टार्ट हुआ था और कब शुरू हुआ था और कब कंप्लीट हो चुका था। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। शायद आपने प्रीवियस से चेकआउट किए होंगे तो देखा भी होगा कि एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो आप लोगों का सुएज कैनाल जो है वो स्टार्ट हुआ था 1859 में और ये कंप्लीट हुआ था 1869 में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है कि ये शुरू तो हुआ था कितने 1859 में और ख़त्म पूरा बनने में इसको पूरे कितने 10 साल लग गए, पूरे 10 साल लग गए। क्लियर, तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसके बारे में और बातें जानेंगे तो द कैनाल इज़ अ पार्ट ऑफ सिल्क रोड। जो ये नहर है ये सिल्क रोड का एक हिस्सा था दैट कनेक्ट यूरोप एंड एशिया, जो कि यूरोप और एशिया से क्या करती थी, इसको जोड़ती थी। क्लियर हो गया। इन 1858 में किसने 1858 में याद रखना है, ये पॉइंट भी याद रखना है, फर्डिनेंड दे लेस्पी। ठीक है, फर्डिनेंड दे लेस्पी ने इस नहर के निर्माण के लिए, ठीक है, ये फॉर्म किया था ये सुएज कैनाल कंपनी फॉर द एक्सप्रेस पर्पस फॉर बिल्डिंग दी कैनाल। तो उन्होंने क्या करा था, इसको नहर के निर्माण के लिए स्पष्ट उद्देश्य के लिए सुएज नहर कंपनी का इन्होंने गठन किया था। तो अगर आपसे सुएज कैनाल कंपनी किसने फॉर्म की है तो आपका आंसर यहाँ पे दे रखा है, ये बात भी पता होना चाहिए। फर्डिनेंड दी लेस्पी ने इसको क्या करा है, फॉर्म किया था। आगे बात करेंगे तब इन्होंने क्या करा, इसका निर्माण किया था नहर का, कब किया था 1859 से लेकर के 1869 तक ये चला था। 1869 में फाइनली ये पूरा तैयार हो चुका था। द कैनाल ऑफिशियली ओपन अगर देखा जाए तो ये कब हुआ था, 17 नवंबर 1869 में ये फाइनली ये खुल चुकी थी। क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। अगर पूछा जाए कि ये कैनाल जो है ऑफिशियली ओपन कब हुआ था ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए 17 नवंबर को 1869 में। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, तंजीमत युग ने किस अवधि को कवर किया था। जो आपकी तंजीमत एरा है उसने कौन से पीरियड को कवर कर रखा था। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है, आपको पूरी कोशिश करनी कि आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको उनके ईयर भी याद होने चाहिए। क्लियर, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो अगर आपने तंजीमत एरा पढ़ रखा है कि इसने कौन सा पीरियड कवर कर रखा था, तो ये पीरियड कवर करा था 1839 से लेकर के 1876 तक। तो यहाँ आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर हम इनके बारे में देखेंगे तो तंजीमत जो तुर्क के साम्राज्य के थे, ये अगर पूछा जाए तो ये कौन से ओटोमन एम्पायर के टाइम में इन्होंने क्या किया था, सुधार की अवधि थी ये क्या थी, ये एक शुरुआत की
इन्होंने सुधार करने के लिए ये अवधि बनाई गई थी, जो कि शुरू हुआ था 1839 में और 1876 में पहले संवैधानिक युग में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में 1876 तक ये क्या कर दिया था, इसको ख़त्म कर दिया गया था, एंड कर दिया गया था इसका। 1839 में शुरू हुआ और 1876 में इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, कौन सा टाइम था वो? ओटोमन एम्पायर, तुर्क साम्राज्य में सुधार की अवधि थी ये। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जापान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। जापान अलायंस इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज विद विच कंट्री? जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, अब तो ये आपने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो, क्योंकि अब आप चाहे BHU के स्टूडेंट है, JNU वाले स्टूडेंट के तो एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन अब BHU जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स हैं, अपने वर्ल्ड हिस्ट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो अब तक तो पढ़ लिया होगा। तो आप जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताओ कि जब आपका पहला विश्व युद्ध हुआ था, जापान का गठबंधन किस देश के साथ हुआ था? रशिया के साथ, चाइना, ब्रिटेन और जर्मनी। जल्दी से बताओ किसके साथ जापान का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसका गठबंधन किया था? तो वो था आपके ब्रिटेन। तो आपका राइट आंसर क्या होता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर C। अगर हम इनके बारे में देखेंगे तो जापान ने यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर दिया था? जर्मनी के साथ वॉर डिक्लेयर कर दी थी। कब? 23 अगस्त 1914 को। और इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा जो स्टार्ट होता है, आप लोग जानते हैं कब स्टार्ट हुआ था? 1914 को स्टार्ट हुआ था और 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता रहा था। ठीक है, तो इन्होंने जो युद्ध किया था जिसमें कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के साथ मिलकर किया था। रशिया ने 1917 में छोड़ दिया था और अपना एक अलग रेवोल्यूशन चलाया था, जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट आप सब जानते हैं। नेक्स्ट है, इट प्रमोटली सीज द जर्मन हेल्ड कैरोलिन, मार्शल एंड मराइन आइलैंड इन द पैसिफिक। तो पैसिफिक की इन्होंने जर्मन हेल्ड, कैरोलिन, मार्शल एंड मराइन आइलैंड, ये सब की सब इन लोगों ने क्या कर ली थी? जब्त कर ली थी। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? तो ये सारे पॉइंट आपको इससे बेस्ड याद रखने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C है। यहाँ ब्रिटेन दे रखा है, उसके अलावा आपको फ्रांस और रशिया भी याद रखना है। ठीक है, जापान का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें इनके साथ जापान ने लड़ा था। किसके साथ? ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के साथ। इसमें क्या लिए थे इन लोगों ने? ये खिलाफ लड़े थे और घोषणा कर दी थी अपनी प्रथम विश्व युद्ध की। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was the emperor of Japan during the सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो आपको जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो वो कब हुआ था आप लोगों का? 1939 में। ठीक है, 1939 में। तो दूसरा जो विश्व युद्ध के दौरान जापान का सम्राट कौन था, ये आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है हिरोहितो, अकिहितो, यामातो या अमृतोहितो। तो स्टूडेंट, उस टाइम पे जापान का जो सम्राट था, एम्परर का जो जापान का जो एम्पायर था, वो कौन था? हिरोहितो था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो हिरोहितो ने 1901 से लेकर के 1989 तक इन्हें नोन पोस्टुमसली एज सोवा। तो इन्हों हिरोहितो को, जिन्हें मरोड़परांग सोवा के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है, और ये वॉज एम्परर ऑफ जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के सम्राट थे। एंड जापान लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क इन हिस्ट्री। और इन्होंने इतिहास के में जापान में सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था। किसने? हिरोहितो ने। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जापान के कौन से रूलर ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तब भी आप लोगों का राइट आंसर हिरोहितो ही होगा। हिरोहितो ने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना, टोक्यो में हुआ था। ठीक है, हिरोहितो का जन्म टोक्यो में हुआ था, जब उनके जो दादा के शासनकाल के दौरान हुआ था, जब उसके दादा क्या थे तब वो रूल कर रहे थे। जापान में एक परिवर्तनकारी समय, जिसे मौजी काल के रूप में जाना भी जाता है। तो एक याद रखना, एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइप है हमारे जापान में, जिन्हें हम मेजी पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और इससे बेस्ड क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर A, हिरोहितो है उस समय जापान का एम्पायर। ठीक है, उस समय वो रूल कर रहा था जब द्वितीय आप लोगों का विश्व युद्ध हुआ था 1939 पे। ठीक है, क्योंकि आपने टाइम पीरियड देखा 1901 से 1989 के टाइम पे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है, इन विच पीरियड डिड जापान अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ सेक्युलरिज्म फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड? जापान ने किस
कालखंड में बाहरी दुनिया से अलग होने की नीति अपनाई थी? आपके वैसे तोकुगावा काल, हिंसी काल युग था, या आप लोगों का तैसो युग था, या शोवा अवधि थी? ठीक है, तो बताओ कि कौन सा वो टाइम था जिस समय इन्होंने पॉलिसी ऑफ सेक्लूजन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड ये अडॉप्ट की थी? तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तोकुगावा। तोकुगावा के काल के समय पर इन्होंने ये पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो ये पॉलिसी जो है, ये नीति जो है, ये लागू की गई थी आप लोगों की सोरगुड सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये इसमें टोकुगावा आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके द्वारा ये क्या करी गई थी, इसको लागू किया गया था। और हम यहाँ पे फिर देखेंगे 1633 से लेकर के 1639 तक कई यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ और नीतियाँ के माध्यम से इसे लागू भी किया गया। 1853 के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था जब मैथ्यू थी। ठीक है, 1853 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कब? कमांड बाय मैथ्यू सी, जब ये थे। तो पेरी की कमान से अमेरिका की जो ब्लैक शिप में जापान को अमेरिका के लिए खोलने के लिए इन्हें मजबूर कर दिया गया था, और संधियों का एक श्रृंखला के माध्यम से इन्हें व्यापार, जिसे कानागावा के सम्मेलन कहा जाता है, याद रखना, कन्वेंशन ऑफ कानागावा के रूप में इसे जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। जापान की आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पता होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का जापान से ही बेस्ड है। यहाँ आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में, व्हेन वॉज कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन इंट्रोड्यूस इन जापान? जापान में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो है कब से शुरू की गई थी? 1868 से 1892 में, या 1872 में, या 1894 में? तो जापान में जो कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1872 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। अगर हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो जापान फ्रॉम 6 to 9 ईयर वो डिसाइडेड बाय द फंडामेंटल लॉ ऑफ एजुकेशन इन 1947। तो जापान में 1947 में शिक्षा को एक मौलिक कानून द्वारा 6 से 9 साल तक का फैसला किया गया था। द फर्स्ट सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन जो है जापान में इस्टेब्लिश की गई थी कब? इन 1872 से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जापान में सार्वजनिक शिक्षा की पहली प्रणाली जो है आप लोगों की 75 साल पहले 1872 में स्थापित कर दी गई थी। लेकिन अगर यहाँ पे बोल रहा है केवल 2 साल पहले ही 1870 में, लेकिन केवल 2 साल पहले 1870 में आपकी जो ये प्राइमरी जो कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा जो है, इसकी शुरुआत हो चुकी थी कहाँ पर? इंग्लैंड में। ठीक है, इसकी शुरुआत हो चुकी थी इंग्लैंड में शिक्षा की से एक राष्ट्रीय प्रणाली, नेशनल सिस्टम, इसकी शुरुआत हो चुकी थी इससे 2 साल पहले। कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो 1870 में देखेंगे तो ये ऑलरेडी कहाँ स्टार्ट हो चुका था? इंग्लैंड में। और 1872 में देखा जाए तो कहाँ स्टार्ट हो चुका है? अब जापान में। ठीक है, तो उसका राइट आंसर आप लोगों का होता है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, द 21 डिमांड्स वर मेड बाय। जो 21 मांगे किसकी द्वारा की गई थी? जो 21 डिमांड पूरी की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? चाइना से जापान, ब्रिटेन से चाइना, चाइना से जापान से चाइना, या रूस से जापान? तो जो आपकी 21 डिमांड जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो करी गई थी जापान से चाइना तक की। अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, द 21 डिमांड सिंप्लीफाइड चाइनीज वॉज अ सेट ऑफ डिमांड मेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय द एम्पायर ऑफ जापान। ठीक है, तो जब पहला आप लोगों का विश्व युद्ध हुआ था यहाँ 1914 में, ठीक है, तब इन्होंने यहाँ पर क्या करा था, चाइना के लोगों ने ये 21 डिमांड रखी थी। क्लियर हो गया? तब उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था वो ओकुमा था। ठीक है, तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर ओकुमा शिगेनोबू के तहत यहाँ पे 18 जनवरी 1915 में चीन के गणराज्य की सरकार के लिए कई मांगे का एक समूह बना दिया गया। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोगों का स्टूडेंट, फिर आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लो, क्योंकि चाइना से जापान कर लो फिर। क्लियर? क्योंकि ये जो डिमांड जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना के लोगों ने रखी थी जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जापान के साथ थे। तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, क्लियर हो गया?
तो 21 की जो डिमांड की गई थी किसके द्वारा की गई थी, चाइना से, आप लोगों के जापान से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर सी मत करना, जापान से चाइना नहीं, क्योंकि चाइना ने किया था ये 21 डिमांड, 21 डिमांड की थी, ठीक है। कब, तो जापान के साथ इनकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जापानी में जो शिंटो है उसका मतलब क्या होता है। जापानी में जो शिंटो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। वे ऑफ गॉड, देवताओं का मार्ग, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, कंट्री, देश, डांस या नृत्य। तो जापानीज में जो शिंटो का मतलब होता है वो होता है देवताओं का मार्ग, वे ऑफ द गॉड। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो शिंटो का लिटरली मीन क्या है, द वे ऑफ द गॉड, जापानीज में देखा जाए तो, ठीक है। ये जापान और उसके लोगों का एक स्वदेशी धर्म है। क्या है ये, उनका एक इंडिजियस फेथ है, वहाँ के लोग यही मानते हैं। जापान के पूरे इतिहास में अगर हम देखेंगे तो शिंटो ने संस्कृति और लोगों के विश्वास को बहुत अधिक प्रभाव दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या दिया है, ग्रेट इम्पैक्ट दिया है। साथ ही साथ आज भी हम जापान की आधी से अधिक जो पॉपुलेशन देखेंगे तो वो ना किसी रूप से शिंटोवाद का पालन करती है, ठीक है। आज भी अगर हम प्रेजेंट टाइम में भी देखेंगे तो जो जापानीज के लोग हैं वो आज भी शिंटो जो है आप लोगों का, वो उसको आज तक पालन करती आ रही है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जापानीज का शिंटो वर्ड आप लोगों को क्लियर हो गया क्या होता है और क्यों होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शोगन इन जापान वाज अ, जापान में जो शोगन था वो क्या थे, मिलिट्री जनरल थे, सैन्य जनरल थे, सैनिक के जनरल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, थ्रेटर है, रंगमर्च है या रेसलर है, पहलवान है। तो जो शोगान है जापान में जो शोगन थे वो क्या थे, मिलिट्री जनरल थे। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इनके बारे में देखेंगे तो शोगान वॉज द टाइटल ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर। देखा आपने, ये जो शोगान है ये इसे टाइटल दिया था मिलिट्री डिक्टेटर को जापान के किस दौरान, मोस्ट ऑफ द पीरियड। आपको टाइम पीरियड भी याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1185 से लेकर के 1868 तक, ठीक है, की अवधि के दौरान जापान के जो सैन्य तानाशाह का इन्हें शीर्षक था, सम्राट द्वारा नामित रूप से इसे नियुक्त किया गया। और शोगन आमतौर पर देश के वास्तविक शासक थे। क्या थे ये शोगन जो हैं, ये पूछा जाए तो ये वर यूजुअली द डी फैक्टो रूलर थे कंट्री के। हालांकि कामाकुमार काल के दौरान शोगन जो है वो स्वयं क्या थे, फिगर हेड थे, ठीक है, फिगर हेड थे उस टाइम पर। शोगान किसके टाइम पर अगर देखा जाए तो कामाकुरा के समय पर। ये पॉइंट याद रखना है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। तो आपका शोगन इन जापान वाज अ मिलिट्री जनरल। शोगन में जापान क्या था, जापान में शोगन क्या था, वो एक सैन्य जनरल था। मिलिट्री डिक्टेटर का टाइटल दिया गया था। आपको टाइम पीरियड जरूर याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न रशिया। तो आज के टाइम पे अगर आधुनिक रूस के जनक कौन है वो आपसे पूछा गया। आपके ऑप्शन है इवान द ग्रेट, पीटर द ग्रेट, माइकल या कैथरीन द ग्रेट। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि जो आज के टाइम पर जो आधुनिक रशिया के जो जनक हैं वो हैं पीटर द ग्रेट। तो आपका राइट आंसर यहाँ था ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम इनके बारे में देखेंगे, ये जो आर्टिकल डील विद द सीजर ऑफ द तसार पीटर द ग्रेट, फादर ऑफ मॉडर्न रशिया एट द एज ऑफ 10 इन 1682। तो अगर हम यहाँ देखेंगे ये लेख आधुनिक रशिया के पिता, जिन्हें किसे बोला गया, पीटर द ग्रेट को बोला गया था, कि बरामदगी से संबंधित है। ये 1682 में ये 10 साल की उम्र में उन्होंने दो लोगों को बहुत क्रूर मौत देखी थी। दो लोगों को बहुत ही ब्रिटल डेथ इन्होंने मरते हुए देखा था जो उनके परिवार के करीब थे, और इन लोगों के जो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, ठीक है, तो इसी उनके सामने ही। तो इसी वजह से टीचर द ग्रेट इन्होंने क्यों किसे बोला जाता है, इन्हें आधुनिक। ये तो उस समय पर इन्होंने देखा था कि दो लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मरते हुए देखा था जो कि इनके नज़दीक में थे। तो हु वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न रशिया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
विच फेमस रूलर स्टार्टेड आई एम स्टेट, तो किस प्रसिद्ध शासक ने ये बोला था कि मैं राज्य हूँ की शुरुआत की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ आप देख सकते हैं, आपका राइट आंसर है लुइस 14। ठीक है, तो अगर आप यहाँ समझेंगे तो लुइस 14 ब्रॉट फ्रांस टू इट पीक एब्सोल्यूट पावर एंड हिज वर्ल्ड। तो आपने देखा कि लुइस 16 ने फ्रांस को पूरी शक्तिशाली के एक पीक पर पहुंचाया था। उसके बाद उन्होंने ये जो आई एम द स्टेट का, मैं राज्य हूँ का, एक शासन की भावना को व्यक्त किया था, उन्होंने एक्सप्रेस किया था ये वर्ड, जिसे राजा के पास भी सभी राजनीतिक अधिकार थे। जिसके राजा के पास अब क्या थी, अब सारी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ थी और उनके निरपेक्षता में उन्हें हानिकारक नतीजा के साथ जो देखने को मिलता है वो हिगनॉट्स और पोपसी जो है के साथ उन्होंने संघर्ष में ला दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा जा रहा है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड विच एम्परर रूल ऑफ टूडर डायनेस्टी वॉज नोन एज गोल्डन पीरियड। इंग्लैंड के इतिहास में टूडर वंश किस सम्राट के शासन को स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। मैरी टूडर, महारानी एलिजाबेथ, हेनरी सप्तम या महारानी जो क्वीन विक्टोरिया थी। तो आपका यहाँ राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मैरी ट्यूडर। अगर हम इनके बारे में देखेंगे तो ट्यूडर पीरियड पहले आपको याद रखना है 1485 से लेकर के 1603 का इसका टाइम पीरियड है इन इंग्लैंड में एंड वेल्स एंड इंक्लूड द एलिजाबेथ पीरियड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एलिजाबेथ अंटिल 1603। तो ये जो ट्यूडर की अवधि आपने इंग्लैंड में देखी और वेल्स की, ये 1485 से लेकर के 1603 के बीच की थी और इसमें 1603 तक एलिजाबेथ जो आपकी पहली थी, प्रथम थी, के शासनकाल के दौरान एलिजाबेथ अवधि शामिल हुई है। फिर इसमें बोला है कि जो ट्यूडर का जो पीरियड है उसमें जो अवधि अगर हम देखेंगे तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ ट्यूडर आप इंग्लैंड में देखेंगे कि राजवंश के साथ ये मेल खाती थी, जिसका पहला सम्राट कौन था, हेनरी सप्तम, हेनरी 7 था, फर्स्ट मोनार्की। क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड जो पॉइंट बता रही हूँ सारी याद रखना, इनसे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट आपके एग्जाम में। अब आते हैं आपके स्टेटमेंट वर्ड। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि इतिहासकार जो हिस्टोरियन जो है जॉन गे ने आर्ग्यू किया था, एक तर्क दिया था कि इंग्लैंड वॉज इकोनॉमिकली हेल्थियर, मोर एक्सपेंसिव एंड मोर ऑप्टिमिस्टिक अंडर द ट्यूडर। ये अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसने ये लाइन बोली थी कि रोमन जो का व्यवसाय है, जो ट्रेड है, के बाद से किसी भी समय की तुलना में इंग्लैंड आर्थिक रूप से स्वस्थ है, अधिक विस्तृत है और ट्यूडर के तहत अधिक आशीर्वादी है। तो उसका राइट आंसर आपका जॉन गे होगा, याद रखना उस समय इन्होंने ये बात बोली थी। ठीक है, आगे अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे ट्यूडर के बारे में, तो ट्यूडर वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर देयर एक्शन एज मच एज देयर रेपुटेशन। तो ट्यूडर जो अपने काम के साथ साथ काम के लिए बहुत उतना ही महत्वपूर्ण था जितना अपनी रेपुटेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो उसमें आपसे कह रहा है दे रूल्ड इंग्लैंड। ये कहाँ पर इनको उन्होंने इस दौरान जो है उस पीरियड में इन्होंने इंग्लैंड पे रूल किया था। ये बात भी याद रखना, ट्यूडर ने जो रूल किया था किधर किया था, इंग्लैंड में किया था। व्हेन वेस्टर्न यूरोप मूव्ड फ्रॉम द मेडिएवल टू द अर्ली मॉडर्न। तो उस समय जो आपका जो वेस्टर्न यूरोप है वो किस तरफ मूव कर चुका था, अर्ली मॉडर्न की तरफ वो आगे बढ़ चुका था। एंड दे इंस्टीट्यूटेड चेंजेस इन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और उस समय हमें देखेंगे जो सरकारी प्रशासन थे और जो उनके ताज के लोगों के बीच के संबंध थे, द रिलेशनशिप बिटवीन क्राउन एंड पीपल, एंड जो उनकी राजशाही की छवि थी, द इमेजेस ऑफ द मोनार्की एंड द वे पीपल ऑफ वर्शिप, पूजा करने वाले जो लोगों की पूजा करने के लिए जो तरीके थे उन सब में बदलाव कर दिए थे। किसने कर दिए थे, ट्यूडर ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे ऑल्सो ओवरसो अ गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश राइटिंग एंड एक्सप्लोरेशन। उन्होंने अंग्रेजी लेखन और अन्वेषण के स्वर्ग को स्वर्ण युग का भी निरीक्षण किया था। दे रिप्रेजेंट बोथ अ गोल्डन एज। तो उन्होंने पीरियड को क्या कर दिया, स्वर्ग युग में इन्होंने इसको रिप्रेजेंट करा था। A term still used as a recent film about Elizabeth I में इन्होंने ये जो शब्द जो एक फिल्म के रूप में उपयोग किया था और इसकी बदनामी के युग में यूरोप के सबसे विभाजनकारी परिवार में से एक दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे सारा में क्या होता है, वन ऑफ द फोर्स्ट डिवाइसिव फैमिली इन यूरोप। तो ये सारी चीज़ें ट्यूडर ने की थी। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हेनरी 7 की क्या इंपॉर्टेंस थी, उससे भी जो क्वेश्चन आएगा तब आपको क्या करना है।
ठीक है। एलिजाबेथ की मैंने आपको बता दी और ट्यूडर की बता दी, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखना है। इनसे भी कुछ भी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से अब कर लेना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है विच एम्परर ऑफ स्पेन वॉज बॉर्न इन नेदरलैंड। स्पेन के किस सम्राट का जन्म नीदरलैंड में हुआ था? मैरी इसाबेला, चार्लेस बी, फिलिप द्वितीय या फिनलैंड। तो जो स्पेन के जो चार्लेस भी हैं उनका जन्म हुआ था नीदरलैंड में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होता है आप लोगों का। अगर हम इनके बारे में देखेंगे, द एंट्रेंस गेट ऑफ द प्रिंस हुफ, डच लिटरली मीन्स यहाँ प्रिंस कोर्ट है डच में देखा जाए तो। वेयर चार्लेस वॉज बॉर्न, चार्लेस ऑफ हैब्सबर्ग का जन्म याद रखना है 26 फरवरी 1500 में हुआ था इन द प्रिंस हुफ ऑफ गेंट में। एक फ्लेमिश सिटी थी ऑफ द बर्गुडियन लॉ कंट्री टू फिलिप ऑफ हैबन टू एंड गोंडोना ऑफ। तो इनकी ट्रास्टामारा के जोआना के घर हुआ करता था इनका, ठीक है। किसका? चार्लेस वी का। तो इसलिए आपका यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। इसमें बोला था कि गेट के जो आपके फिलोसोफ है इनका जन्म यहाँ पे होता, तो हैब्सबर्ग के चार्लेस का जन्म 24 फरवरी को हुआ था कि बगडेरियन लोग क्रेंटीज के फ्लेमिश शहर में, गेंट के फ्रिंसनोफ के, हब्सबर्ग के फिलिप और ट्रांस्टामारा के जोआना के घर हुआ था इनका जन्म। क्लियर हो गया? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे आपसे पूछा गया है आफ्टर विच वॉर वॉज फेमस वेस्टफेलिया ट्रीटी वॉज कंक्लूडेड। जो आपकी फेमस वेस्टफोलिया जो संधि हुई थी वो किस युद्ध के बाद ये संपन्न हुई थी? 7 ईयर, जो आपका 7 साल तक का युद्ध चला था, जो आपका 30 साल का युद्ध चला था, या फिर उत्तराधिकारी का जो फ्रांसी का युद्ध चला था, या गुलाब का युद्ध चला था, द वॉर ऑफ रोजेज। तो ये जो आपका फेमस वेस्टफेलिया ट्रीटी है ये कब संपन्न हुई थी? तो आपकी 30 ईयर वॉर, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो आपके इसमें डिटेल में बता दूं, आपको डेट याद रखनी, 24 अक्टूबर 1648 में हुआ था ये, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन की गई थी, याद रखना कब साइन की गई थी? 24 अक्टूबर 1648 में ये ट्रीटी साइन की गई थी, मार्किंग द एंड ऑफ 30 ईयर वॉर। तो 30 साल के युद्ध के अंत तक का ये प्रतीक माना जाता है। रेटिफिकेशन ऑफ द पीस ऑफ मुंस्टर, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? मुंस्टर की शांति का क्या है? अनुसमर्थन है। और हम बात करेंगे जो वेस्टफेलिया एरिया जो है वो कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न जर्मनी। तो ये उत्तर पश्चिमी जर्मनी के वेस्टफोलिया क्षेत्र ने उस संधि को अपना नाम दिया था, ठीक है। गेव इट्स नेम टू ट्रीटी एट द एंड ऑफ 30 ईयर वॉर, वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। तो अगर हम ये देखेंगे तो यूरोप का पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा विनाशकारी क्या था आप लोगों का? कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई में से एक माना जाता है। ये सारी बातें पता होनी चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ क्लियर होता जाता होगा, ठीक है। कुछ भी कहीं डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके स्टूडेंट पूछ सकते हैं। बाकी आपको क्वेश्चंस आप साथ में अटेम्प्ट करते जाओ कि आप इस क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच नेशन डिस्ट्रॉयड द स्पेनिश आर्मडा। तो किस राष्ट्र ने स्पेनिश आर्मडा को नष्ट किया था? फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने, जर्मनी ने या इंग्लैंड ने? तो इंग्लैंड वो शहर था जिसने स्पेनिश आर्मडा को क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है आप लोगों का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, यहाँ पे पूछा गया है विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर स्पेन। तो स्पेन के किस राजवंश का यहाँ पे शासन था? हब्सबर्ग डायनेस्टी, बॉर्बन डायनेस्टी, होहेंजोलन डायनेस्टी या टूडर डायनेस्टी। तो स्पेन का जो उस समय किसका राजवंश का शासन चल रहा था? तो वो था आपका हैब्सबर्ग डायनेस्टी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। अगर हम इसके बारे में बातें और भी देखेंगे तो स्पेन वॉज रूल्ड बाय द मेजर ब्रांच ऑफ हैब्सबर्ग डायनेस्टी ओवर द 16 एंड 17 सेंचुरी में। तो 16 और 17वीं शताब्दी में हब्सबर्ग का जो राजवंश हमें प्रमुख शाखा का यहाँ पे शासन था। इन दिस पीरियड स्पेन एंड द स्पेन कवर्ड द एंटायर पेनिनसुला। तो इस अवधि में स्पेन ने पूरे प्रायद्वीप को क्या कर रखा था? पेनिनसुला को कवर कर रखा था।
Politically or confederacy comprising several nominally independent kingdom in personal union। तो अगर हम इसमें देखेंगे कि इन्होंने पूरे राजनीतिक रूप से एक संघ जिसमें व्यक्तिगत संघ में कई नाम मात्र स्वतंत्र राज्य में इन्होंने शामिल किए थे, जैसे कि आर्गन, कस्टिले लियोन, नवरे, और ये कब तक 1580 तक इन्होंने पुर्तगाल तक। क्लियर। तो ये सारे नाम इन्होंने इसमें जोड़ रखे थे। तो यहाँ पर इस डायनेस्टी पे रूल जब यहाँ पे स्पेन में कौन सा राजवंश शासन कर रहा था, तो राइट आंसर हब्सबर्ग डायनेस्टी के थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये जो वर्ड है हु सेड, किसने बोला है कि राज्य का अस्तित्व है क्योंकि समाज में अपराध मौजूद है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये लाइन किसने बोली थी? द स्टेट एग्जिट बिकॉज क्राइम एग्जिट इन सोसाइटी, अदरवाइज देयर वुड बी नो नीड ऑफ अ स्टेट। जॉन लॉके ने यह बात बोली थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने, J.S. मिल ने, या जॉकी वेले ने। तो ये बात बोली थी आप लोगों की हर्बर्ट स्पेंसर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ये लाइन बोली थी, कब बोला था? उन्होंने आर्ग्यू किया था 1851 में सोशल, आप लोगों का सोशल स्टैटिक्स में उन्होंने ये तर्क यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की थी कि राज्य बुराई की संतान है और इसके बारे में उसके माता पिता के सभी निशान हैं। ये मौजूद है क्योंकि अपराध मौजूद है, तो ये मौजूद नहीं है तो यह निरंकुशवाद। जब अपराध महान है, जब अपराध कम होता है तो अधिक स्वतंत्रता, कम सरकार होती है। तो इसने ये बात इसीलिए बोली थी। तो हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पे राइट आंसर होता है। क्लियर हो गया। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने यहाँ पे ये बात क्यों बोली? राज्य का अस्तित्व तब तक ही है क्योंकि समाज में जब अपराध मौजूद है। ठीक है, अपराध है, अगर अपराध ही नहीं होगा तो अन्यथा फिर हमें राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा इनका मानना था हर्बर्ट स्पेंसर का। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है, ये बात किसने बोली है? हु सेड दिस? ही हु डज नॉट लिव इन अ स्टेट में आइदर बी अ संत और एन एनिमल। ये किसने बोला था? वह जो कि एक राज्य में नहीं रहता है वो संत या पशु हो सकता है। मोंटेस्क्यू, एरिस्टोटल, सोफिस्ट या एंजल। तो ये जो बात बोली थी वो आपके एरिस्टोटल जी ने बोली थी कि जो राज्य में नहीं रहता या तो वो संत होगा या तो वो जानवर यानी कि पशु हो सकता है। क्लियर। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन इज रिलेटेड विथ। मनुष्य के अधिकारियों की घोषणा किससे संबंधित है? फ्रांस की क्रांति से, रूस की क्रांति से, अमेरिका की क्रांति से, या अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से। तो मनुष्य की अधिकारी की जो घोषणा है वो आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आप सबका क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इसको समझेंगे, 1789 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन टुगेदर विद द 1215 मैग्ना कार्ट एंड द 1618 में इंग्लिश बिल ऑफ राइट एंड 1776 में यूनाइटेड स्टेट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द 1789 में यूनाइटेड स्टेट बिल ऑफ राइट इंस्पायर्ड इन लार्ज पार्ट और 1948 में यूनाइटेड नेशनल यूनिवर्सल डिक्लेयर ऑफ ह्यूमन राइट। तो आपने देखा कि इसमें कितने सारे चीज़ें डिक्लेयर हुई थी। मनुष्य और नागरिक के अधिकार की घोषणा हुई थी आपकी 1789 में। 1215 में आपकी मैग्ना कार्ट की हुई थी। 1689 में आप लोगों के अंग्रेजी विधेयक अधिकार के लिए हुई थी। 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए घोषणा की गई थी। 1789 में आप लोगों की संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी के बिल के साथ ये घोषणा की गई थी, बड़े हिस्से में प्रेरित हुए थे। 1948 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारी की सार्वभौमिक यहाँ पे आपकी डिक्लेयर कर दी गई थी, घोषणा कर दी गई थी। तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं कि 1789 में, 1215 में, 1689 में, 1776 में, 1718, 1948 इन सब में क्या क्या डिक्लेयर हुआ था। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप सब और इसको नोट डाउन कर लो। इनसे बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो क्रिमन का युद्ध हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था? रशिया, चाइना, चाइना, टर्की, टर्की एंड रशिया, या चाइना एंड इटली। तो आपका क्रिमन का जो युद्ध हुआ था वो तुर्की के बीच और रशिया के यानी रूस के बीच में हुआ था। तो राइट आंसर आप सबका यहाँ क्या होता है?
ऑप्शन नंबर सी। अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो आपको डेट याद रखनी है। अक्टूबर 1853 से लेकर के फरवरी 1856 के बीच में ये क्रीमन का युद्ध आप लोगों का लड़ा गया था। ये एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था, ये एक सैन्य संघर्ष था जिसमें रशिया थे, फ्रांस था, ऑटोमन एम्पायर था आप लोगों का, और यूनाइटेड किंगडम थे, और सर्डिनिया का एक गठबंधन से ये हार गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इन विच रशिया, यहाँ पे क्या क्या हार गया था, फ्रांस, ऑटोमन एम्पायर, यूनाइटेड किंगडम एंड सर्दिनिया। तो जिसमें रूस जो है फ्रांस की, ऑटोमन एम्पायर की, आप सबके सिडनिया के गठबंधन से अब ये क्या हो चुका था, इसने सबको खो दिया था। इसका इमीडिएट कॉज क्या निकला, अगर हम युद्ध का कारण देखेंगे तो इसकी जो पवित्र भूमि में ईसाई थी, जितने भी राइट्स थे क्रिश्चियन माइनॉरिटी के, उसमें अधिकार जो शामिल थे, जो कि तुर्क साम्राज्य, जो कि ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था, फ्रांस के जो रोमन कैथोलिक के अधिकार को उसने बढ़ावा दिया था, और जो रूस के पूर्वी रूढ़िवाद चर्चा के अधिकारी को यहाँ बढ़ावा दिया था। यहाँ पे इन्होंने रशिया को प्रमोट किया था, ईस्टर्न और ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो ये लंबी अवधि का कारणों में तुर्क साम्राज्य का पतन क्या था, शामिल था। तो ये सारी जितनी भी लॉन्ग टर्म का ये सारे कारण हैं। तो ये क्या इसमें बता रहा है कि इसमें ऑटोमन एम्पायर का, आप लोगों का तुर्क साम्राज्य का क्या पतन यहाँ पे शामिल था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे स्टूडेंट। अब आपके ये जितने क्वेश्चंस मुझे आपको बताने थे, कराने थे, वो मैंने आपको सारे करा दिए। अब ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए होमवर्क में, किसने ये बात बोली थी कि याद रहे भारत का व्यापार विश्व का व्यापार, और जो इसे पूरी तरीके से नियंत्रण करेगा वो यूरोप का तानाशाह बनेगा। रिमेंबर, ट्रेड ऑफ इंडिया इज द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड एंड हु विल कंट्रोल इट एंटायरली, हु बिकम डिक्टेटर ऑफ यूरोप। तो ये बात आपकी किसने बोली थी, लुइस 14 ने, एलिजाबेथ ने, पीटर द ग्रेट ने, या जेम्स सेकंड ने। इसका आंसर आप लोग सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ये 2 क्वेश्चन है जो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से बेस्ड आपको मुझे बताना है। द ग्रेट डिक्लेरेशन ऑफ टर्की, जो खते शरीफ गुरहाने को बनाया गया था, किसने बनाया गया था, कब बनाया गया था, इसकी घोषणा कब की गई थी। 1 नवंबर 1804 में, 3 नवंबर 1839 में, 4 नवंबर 1826 में, या 5 नवंबर 1848 में। तो ये कब तुर्की की महान घोषणा कर दी गई थी, खते शरीफ गुरहाने को बनाया गया था। तो आप इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आई होप आप लोगों की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। वर्ल्ड हिस्ट्री से जितना बन सकेगा मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। तो स्टूडेंट आगे भी अब आप लोगों की, अब मैं बुक्स एंड ऑथर की मैं 50 क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी जो आप लोगों का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बुक्स एंड ऑथर से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, तो प्रैक्टिस करानी तो बनती है। तो उसके लिए चैनल पे बन जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट समझना है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री से ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आपको जो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, या आपका प्रैक्टिस सेशन ही चल रहा है, तो आप पूरी कोशिश क्या करो, जब तो मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ तो आप उसमें अपने आंसर दिया करो स्टूडेंट, ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। मैं आपको वहीं पे आंसर बता के कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगी। क्लियर हो गया। बाकी हम दोबारा 50 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज में लेकर के आऊँगी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम से पहले। बाकी हम अपनी तैयारी अच्छे से करें, जितना भी मैंने आपको पढ़ा है सबको रिवाइज अच्छे से करो। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बाकी का अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।